डिजीज के ऊपर ही है, जो पिछले दिन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, अनुवांशिक रोग, उससे जुड़ी हुई बीमारियों के विषय में आपको जानकारी दी गई। कुछ सिंड्रोमिक डिजीज शेष रह गए जिसकी व्याख्या मेरे द्वारा आज की जाएगी। उसी सिंड्रोमिक डिजीज के क्रम में हमारी बातचीत आज आपसे होगी। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इन सब के बिंदुओं पर परिचर्चा है और इसके बाद हम नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। लेकिन वहां पे जाने से पहले हम लोग सिंड्रोम को थोड़ा सा देख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो लिखेंगे, बीमारी की कक्षा में हम लोग हैं और सिंड्रोम को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सिंड्रोम सिंड्रोम डिजीज क्या होता है कि जब क्रोमोसोम में अनियमितता होती है और हमारा जो शरीर का निर्धारण है, हमारे अंदर 23 जोड़ा है तो हम मनुष्य हैं। ये जो क्रोमोसोम है वो हमारा कैरेक्टर को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब उसमें यदि अनियमितता होती है तो बीमारी होती है। तो गुणसूत्र के में त्रुटि पाना, अनियमित होना सिंड्रोमिक डिजीज कहलाता है। तो पहले तो इसको लिख लीजिए, क्रोमोसोम में अनियमितता होना, क्रोमोसोम में अनियमितता होना या त्रुटि होना, सिंड्रोम कहलाता है। सिंड्रोम कहलाता है। सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण सिंड्रोम है। तीन महत्वपूर्ण सिंड्रोम है। एक सबसे महत्वपूर्ण में लिखिए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बाद है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन के बाद है टर्नर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें तीनों सिंड्रोम का लक्षण क्या है, क्रोमोसोम की क्या अनियमितता होती है या क्रोमोसोम की क्या त्रुटि पाई जाती है और उससे जुड़े हुए कौन से बीमारी होती है, यही मेनली जानना होता है। जैसे सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 45। 44 प्लस एक एक्स, मतलब एक ही सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक ही होता है। तो लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम में केवल एक ही गुणसूत्र होता है। एक ही गुणसूत्र होता है। एक ही गुणसूत्र होता है, अर्थात 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम, 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम। तो टोटल कितना हो गया, 45। टोटल कितना हो गया, 45। इस तरह के व्यक्ति का कद, इस तरह के व्यक्ति का कद छोटा, इस तरह के व्यक्ति का कद छोटा होता है और विशेषकर स्त्री में नपुंसकता पाई जाती है। विशेषकर स्त्री में नपुंसकता पाई जाती है। विशेषकर
स्त्री में नपुंसकता पाई जाती है। ठीक है, विशेषकर क्या पाई जाती है? नपुंसकता पाई जाती है, बस। तो स्त्री नपुंसकता के लिए कौन? टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें सेक्स क्रोमोसोम 2 की जगह 3 होता है। इसमें क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम 2 की जगह 3 होता है, अर्थात 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY। और इसके कारण पुरुष नपुंसकता होती, और इसके कारण पुरुष नपुंसकता होती, पुरुष नपुंसकता होती है। ठीक है, इसके कारण पुरुष नपुंसकता होती है। किसमें? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, और पुरुष नपुंसकता का मतलब उसका जो टेस्टिस होगा छोटा होगा, शुक्राणु बनेगा ही नहीं। जब शुक्राणु बनेगा ही नहीं तो ऐसे ही नपुंसक हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पुरुष नपुंसकता या स्त्री नपुंसकता में कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऐसे ई, ध्यान रखिएगा। जो विटामिन ई है और उसका मेन सोर्सेज क्या है? ड्राई फ्रूट्स। नोट में लिख दीजिए, नपुंसकता के लिए विटामिन ए, विटामिन ई, नपुंसकता के लिए विटामिन ई जिम्मेवार होता है, जिम्मेवार होता है। नपुंसकता के लिए विटामिन ई जिम्मेवार होता है, और इसका मूल स्रोत, और उसका मूल स्रोत, और उसका मूल स्रोत ड्राई फ्रूट्स होता है, ड्राई फ्रूट्स होता है। और तीसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तीसरा सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में गुणसूत्र के 21वें जोड़े में, इस सिंड्रोम में गुणसूत्र के 21वें जोड़े में, 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम होते हैं। 2 की जगह 3 क्रोमोसोम होते हैं। दो की जगह 3 क्रोमोसोम होते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति मंगोलिज्म का शिकार होता है। इससे प्रभावित व्यक्ति मंगोलिज्म का शिकार होता है। इससे प्रभावित व्यक्ति इसका शिकार होता है, मंगोलिज्म का शिकार होता है। तो मंगोलिज्म में क्या होता है? व्यक्ति छोटा होगा, मंद बुद्धि का होगा, नपुंसक प्रकृति का होगा। का लक्षण लिख देंगे, व्यक्ति छोटा होगा, मंद बुद्धि का होगा, एवं 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 पुरुष इसमें नपुंसक होते हैं। पुरुष इसमें नपुंसक होते हैं। पुरुष इसमें नपुंसक होते हैं। इसीलिए
पुरुष इसमें नपुंसक होते हैं, इसीलिए यह मंगोलॉइड के रूप में जाना जाता है, मंगोलॉइड के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर सिंड्रोम डिजीज में, ठीक है, कुल मिलाकर सिंड्रोम डिजीज में 3 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन कौन? डाउन, टर्नर और क्लीनफेल्टर। इसी 3 को आप यदि याद करके रख लेते हैं, जैसे क्लीनफेल्टर में टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 47, ठीक है कि नहीं? और टर्नर सिंड्रोम में कितना होगा? 45। तो कभी कभी इसका नंबर भी पूछ लेता है, ठीक है कि नहीं? तो उस नंबर को भी ध्यान में करके रखिएगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। या कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से गुणसूत्र के त्रुटि और अनियमितता से संबंधित बीमारी नहीं है। ए, टर्नर सिंड्रोम, 2, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, 3, डाउन सिंड्रोम, 4, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं है, क्योंकि कल ही आप लोग को बताए थे, जब बीमारी को मैं अंतिम रूप दे रहा था और उस बीमारी के अंतिम रूप की कड़ी में हमने कुछ जेनेटिकल डिजीज के विषय में बताया था, तो उसमें यह भी बताया था फिनाइल कीटोन्यूरिया में कि उसमें उसके शरीर में एमिनो एसिड का निर्माण नहीं होता। तो जब एमिनो एसिड का निर्माण नहीं होता तो सारा विष क्या होता है? शरीर के अंदर ही रह जाएगा, और शरीर के जब अंदर रह जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, और ऐसी बीमारी को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। ये आनुवांशिक रोग है, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, ठीक है कि नहीं? इस तरह से एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म में क्या होता है? त्वचा पिगमेंट मेलेनिन। त्वचा पिगमेंट का क्या नाम है? त्वचा पिगमेंट तो हम लोग मेलेनिन कहते हैं। ये क्या होता है? एब्सेंट रहता है। किसमें? एल्बिनिज्म में। तो ये सारी बातें कल हम लोगों ने किया था, और इसमें चूंकि एल्बिनिज्म में उजला रंग हो जाता है पूरे शरीर का, क्योंकि मेलानिन ही नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि कलर ही आपका, कलर तो जो स्किन का होता है वो कलर नहीं होगा, और पूरा का पूरा शरीर उजला हो जाता है, जिसको एल्बिनिज्म कहते हैं। तो कुल मिलाकर कल की कक्षा का हमारा यही मुख्य बिंदु बचा हुआ था, जिसकी मैं आज जानकारी देना चाह रहा था। लेकिन इसी क्रम में कुछ नवीनतम संचालित बीमारी है, जैसे मंकी पॉक्स, निपा वायरस, तो उसको भी अंत में देख ले तो लिखेंगे। हाल के वर्षों में कमीशन में जो नवीनतम बीमारी हो उस पर भी नजर रखना होता है। हाल के वर्षों में निम्नलिखित बीमारी उल्लेखनीय है। जैसे कोरोना पढ़ लिए हैं, कोरोना कहाँ पढ़े थे? वायरल बीमारी में पढ़ लिए थे। जैसे कोरोना, निपाह वायरस, जीका वायरस, मर्स, इबोला, मंकी पॉक्स इत्यादि, ठीक है? मंकी पॉक्स इत्यादि। अब कोई भी रोग है तो कैसा रोग है, किससे फैलता है, और उसके लक्षण क्या है? यदि कोई लक्षण तो सब में साइक व्याधि है, लेकिन जो मूल बातें हैं कि फैलता किससे है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? और जैसे इबोला जैसे रोग, तो वो किसके नाम पर इबोला रखा गया, तो उस तरह के भी प्रश्न आपसे परीक्षा में जानने की अपेक्षा रखता है। तो निपा वायरस में सबसे पहले तो यही याद रखना है कि फैलता कैसे है, तो चमगादड़ की लार से। तो लिखेंगे निपा वायरस
चमगादड़ की लार से, चमगादड़ की लार से, चमगादड़ की लार से फैलता है, फैलता है, और यह आरएनए वायरस के कारण उत्पन्न होता है, और यह आरएनए वायरस के कारण उत्पन्न होता है, और यह आरएनए वायरस के कारण उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है कौन? निपा वायरस। ध्यान रखिएगा, लक्षण में तो लिखने की जरूरत नहीं है, बुखार वगैरह आती है, ठीक है। हाँ। अब इसमें एक टर्म आता है जूनोटिक। कौन बताएंगे जूनोटिक क्या होता है? नीतीश कुमार जी। वेरी गुड। ऐसी बीमारी जो जंतु से आता है उसको क्या कहते हैं? जूनोटिक। तो निपाह क्या है? जूनोटिक बीमारी है। तो नोट में लिख दो, जूनोटिक बीमारी, जूनोटिक बीमारी ऐसी बीमारी, ऐसी बीमारी, ऐसी बीमारी जो जंतु से आता है उसे हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं, कहते हैं। 2024 में पैराग्राफ चेंज कर देंगे। 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक माने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करते हुए, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करते हुए मंकी पॉक्स को लेकर कई अलर्ट जारी किया। ग्लोबल हेल्थ आपातकाल की घोषणा करते हुए मंकी पॉक्स को लेकर कई अलर्ट जारी किया, अलर्ट जारी किया, ठीक है। महत्वपूर्ण है कि मंकी पॉक्स भी जूनोटिक बीमारी है। महत्वपूर्ण है कि मंकी पॉक्स भी वायरल जूनोटिक बीमारी है, वायरल जूनोटिक बीमारी है। नाम ही से स्पष्ट है किसका? मंकी। अपॉक्स मैंने बंदर में भी क्या है? चेचक का प्रकोप। बंदर में नाम से स्पष्ट है, इसमें कोई छुपा हुआ चीज नहीं है, जूनोटिक है। तो मैंने पहले ही कहा कि आजकल पूछ सकता है कि जूनोटिक बीमारी कौन है, बीपीएससी है। आजकल 1 2 3 4 4 बीमारी देगा, कहेगा 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि मंकी पॉक्स, निपा वायरस, ये सब भी हमारा क्या है? जो जंतु से फैले उस बीमारी को क्या कहेंगे? जूनोटिक। जूलॉजी, जंतु, जू मतलब ही जंतु होता है, ठीक है कि नहीं। तो मंकी पॉक्स में का क्या लक्षण है? मंकी में चेचक होना, और उसी से क्या हुआ? ऐसे दुर्लभ जो बीमारी है, हालांकि ये कोई 2024 की बीमारी नहीं है, ये आज से 70 साल पहले भी देखी गई, ठीक है कि नहीं। अफ्रीका वगैरह में अक्सर हाँ इस तरह की बीमारी अफ्रीका में ही देखी जाती है, ठीक है कि नहीं। तो मूल में आ जाएगा, वहां पे लिख देंगे क्या लिखे हैं? मंकी पॉक्स भी एक वायरल वायरल जूनोटिक बीमारी है। इस बीमारी में, इस बीमारी में, इस बीमारी में संक्रमित व्यक्ति, संक्रमक व्यक्ति बुखार,
और सिर दर्द या लिम्फ ग्लैंड लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाता है, लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाता है, लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसके कारण इस तरह की बीमारियों का विस्तार होता है। इसको लेकर कोई अभी विशेष टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर कोई विशेष टीका या उपचार नहीं है। तो दोनों देख लिए, मतलब एक ही साथ आपने निपाह भी देख लिया और मंकी पॉक्स भी देख लिया। मंकी पॉक्स इस बार बिहार की परीक्षा में पूछने की संभावना भी है। बैक्टीरियल डिजीज तो याद रखते ही हैं, वायरल तो याद रखते ही हैं। बैक्टीरियल का कोड भी बताए थे। कौन सा कोड बताए थे? पंडित का टिक न्यू है सीगो। प से प्लेग कल ही पढ़े थे। ड से डिप्थीरिया, पंडित त से तपेदिक मतलब टीबी, पंडित का काली खांसी, पंडित का टिक, ट से टिटनेस टाइफाइड टिक, क से कुष्ठ रोग। पंडित का टिक न्यू है, न्यू से निमोनिया, और न्यू है से हैजा, ठीक है, सीगो, सिफिलिस और गोनोरिया। और सबका कल हमने लक्षण, इसके जो बीमारी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण टेस्ट है, टीका है तो टीका, ठीक है कि नहीं, इन सब की उसी क्रम में हमने ट्रिपल एंटीजन की बातें की थी। डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ और टिटनेस में हम क्या देते हैं? ट्रिपल एंटीजन देते हैं। जन्म के कितने दिनों के अंदर देते हैं? बीसीजी 1 सप्ताह, 1 साल के भीतर देते हैं। ये तीनों टीका हम जन्म के 1 साल के भीतर देते हैं, जबकि बीसीजी का टीका जो टीबी से बचने के लिए बच्चों को दी जाती है, वो जन्म के तुरंत बाद या 1 सप्ताह के भीतर। जो भी परीक्षा में विकल्प रहेगा उसको आप देखेंगे। चलिए खैर, निपाह वायरस और मंकी पॉक्स के बाद हम लोग जीका में चलते हैं। तो जीका वायरस यह मच्छर जनित विषाणु है, विशेषकर एडिज एजिप्टी मच्छर, और दिन में ही काटता है, ठीक है। विशेषकर एडिज एजिप्टी मच्छर, एडिज एजिप्टी मच्छर जो दिन में ही काटता है। इसका वाहक वही है, एडिज एजिप्टी मच्छर है, ठीक है। नेक्स्ट, 70 साल पहले इस बीमारी की पहचान रीसस मंकी पर युगांडा में की गई। युगांडा में की गई, युगांडा में की गई, ठीक है। और सभी बीमारी में बुखार आएगा ही, चकत्ता आएगी, सिर दर्द होगी, ये सब सामान्य लक्षण है। उपचार में लिख दीजिए, अभी तक इससे संबंधित कोई विशिष्ट उपचार संभव नहीं हुआ है। यद्यपि भारत सरकार ने विशिष्ट उपचार संभव नहीं हुआ है, यद्यपि भारत सरकार ने एक वैक्सीन के विकास की दिशा में प्रयास किए हैं। एक वैक्सीन के विकास की दिशा में इन्होंने प्रयास किया है, भारत ने प्रयास किया है। किया है, ठीक है।
इससे अभी भी बचने का एक सीधा उपाय है, ये दो तरह का है। एक तो आप क्या कीजिए, एल्थ्रीन का टीका रसायन का प्रयोग कीजिए, मच्छर से बचिए। और हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप ऐसे भी रहता ही है। दो उपाय है, एक रसायन एल्थ्रीन का टीका और दूसरा है बायो कंट्रोल। और बायो कंट्रोल में है, आप लोग की जानकारी में है कि मच्छर को कंट्रोल करने के लिए एक मछली भी है, जिसका क्या नाम है, गैम्बूसिया। ये मछली बहुत ही इंपॉर्टेंट मछली है, परीक्षा उपयोगी मछली है, ठीक है। ये बायो कंट्रोल करता है, ये मच्छर को खाता है, ठीक है, गैम्बूसिया। तो गैम्बूसिया मच्छर खाने वाला मछली है, ध्यान रखिएगा। तो और दूसरा है मुसहरी लगाइए, वही उसका बचाव है, क्योंकि इसका वाहक क्या है, एडिज एजिप्टी मच्छर है, तो उससे अपने आप को बचा के रखना है, बात खत्म है। तो आपने निपाह वायरस पढ़ा, मंकी पॉक्स पढ़ा, मंकी पॉक्स तो एकदम लेटेस्ट है, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद आपने अभी जीका देखा, और जीका के बाद मर्स को देखेंगे, तो लिखेंगे मर्स। मर्स, मर्स का पूरा नाम याद रखिए, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। और इसका संबंध सोर्स वायरस से, और इसका संबंध सोर्स वायरस से, इसका संबंध किससे है, सोर्स वायरस से, इसका संबंध सोर्स वायरस से है। लक्षण, इसका लक्षण सामान्य ही है, सब बुखार, खांसी इत्यादि। लंग्स प्रभावित हो जाता है, देखिए प्रभावित अंग में लंग्स, प्रभावित अंग में लंग्स, ठीक है, लंग्स। और यह भी एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है, यह भी एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है, यह भी एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी की कड़ी में, जूनोटिक बीमारी की कड़ी में कि इबोला वायरस भी है, लिखेंगे जूनोटिक बीमारी के कड़ी में इबोला वायरस भी है। जूनोटिक बीमारी की कड़ी में एक इबोला वायरस भी है। और इबोला वायरस, ये जो बीमारी पड़ा है किसके नाम पे पड़ा, इबोला क्या था, नदी है, गुड, तो लिख देंगे नोट में, इबोला एक नदी का नाम था, 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 ठीक है। इबोला वायरस यह भी जूनोटिक बीमारी है, चमगादड़ से फैलता है, चमगादड़ और चिंपांजी के संपर्क में आने से इस तरह की बीमारी देखी जाती है, देखी जाती है। इससे शरीर का इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाता है, इससे शरीर का इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाता है, इससे शरीर का इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाता है, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी जूनोटिक बीमारी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण टीके लगाए जाते हैं गर्भावस्था में और शिशु को,
इसकी कितने दिनों के भीतर है, तो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। और अभी टीकाकरण से संबंधित केंद्र सरकार एक कार्यक्रम चला रहा है, क्या नाम है उस कार्यक्रम का? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। लेकिन वहां पे जाने से पहले थोड़ा सा हम इसको देख लें, तो लिखेंगे गर्भावस्था एवं शिशु को लगाए गए टीके। शिशु को लगाए गए टीके। शिशु को लगाए गए टीके। ठीक है, पहला तो छोड़ो, गर्भावस्था में छोड़ो, जन्म वाला में लिखो। जन्म पर यह लगता है सबसे पहले बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो का 0 खुराक। ठीक है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो का 0 खुराक लगता है। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद है दूसरे महीने दूसरा महीना है टीपीटी, ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन ठीक है, जैसे ट्रिपल एंटीजन में क्या क्या आता है? डिप्थीरिया, व्होपिंग कॉफ, टिटनेस के लिए टीका दी जाती है। हाँ जी। इसके बाद 9 से 12वें महीने में खसरा का टीका है। 9 से 12वें महीने में खसरा का टीका है। खसरा का टीका है। और 2 वर्ष के भीतर बूस्टर टीका पोलियो और डीपी टीका दिया जाता है। पोलियो और डीपी टीका 2 वर्ष के भीतर दिए जाते हैं। दिए जाते हैं। चलिए, लेकिन 25 दिसंबर 2014 से भारत सरकार ने एक मिशन के रूप में लॉन्च किया। उस मिशन का क्या नाम था? मिशन इंद्रधनुष। और उसमें कितने टीके दिए जाते हैं? अरे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। तो 7 रंग, 7 टीका। तो लिखेंगे 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया और इस कड़ी में 7 बीमारियों से बचाव के लिए 7 बीमारी से बचाव के लिए टीके दिए जाते हैं। टीके की खोज किसने किया था? कल बताए थे ना, एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा। चलिए, ये 7 बीमारी कौन कौन सी 7 बीमारी? ये 7 बीमारी कौन कौन सी 7 बीमारी है? पहला डिप्थीरिया, वो पहले तीनों वो लिख दो, डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इसके बाद है क्षय रोग, टीबी, पोलियो, तो इधर लेते आओ, पोलियो के बाद है कौन कौन हो गया? हेपेटाइटिस और खसरा।
खसरा। लेकिन हाल के वर्षों में अब 7 की जगह मिशन 3 के तहत मिशन 3 के तहत 12 टीके दिए जाने लगे, 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीके दिए जाने लगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि 2023 अक्टूबर 2023 से मिशन 50 अक्टूबर 2023 से मिशन 50 की शुरुआत की गई है। मिशन 50 की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य जो वंचित रह गए हैं बच्चे और गर्भवती महिला, जो छूट गए हैं कौन? महिला और बच्चे, उन्हें टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ना है। क्योंकि ये मिशन 5 काफी इंपॉर्टेंट है, नोट में लिख देंगे। टीकाकरण का जनक जेनर है। टीकाकरण के जनक जेनर है। ठीक है, जब उन्होंने पाया था कि काउ पॉक्स से संक्रमित लोग चेचक के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं, तो इसी क्रम में उन्होंने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। और यह भी याद रखिए कि चेचक का टीका भी जेनर ने ही खोजा, तो लिख दीजिएगा टीकाकरण का जनक नोट में जनक एडवर्ड जेनर है। और चेचक का टीका जो विश्व का पहला टीका है, उसकी खोज भी किसने की थी? उसकी खोज भी जेनर ने ही किया था। ठीक है, और आपकी जानकारी में है कि चेचक का भारत विशिष्ट रूप से उन्मूलन कर चुका है। हालांकि कुछ वर्षों में देख रहा हूं कि इक्के दुक्के घटनाएं देखने को मिलते हैं, लेकिन 1977 के बाद हमने चेचक को, मतलब वो एक लास्ट ईयर था कि हमने उन्मूलित उसको किया। जैसे हम टीवी को 2030 तक हमें उन्मूलित करना था, जो कब तक उन्मूलित कर रहे हैं? 2025। तो एक लाइन और लिख दीजिएगा, टीवी को 2025 तक उन्मूलन करना है। नोट में एक और लिख देंगे, कोविड-19 वैक्सीन की खोज कौन किया था? भारती बायोटेक ने किया था। कोवैक्सीन के रूप में कोवैक्सीन के रूप में। और आपको याद होगा कि 2 दवा थी, एक कोवैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज ये सारा आपका जो बीमारी है, टीकाकरण कार्यक्रम तो हम लोग के देश में 1985 ईस्वी से ही व्यापक रूप से शुरू किए गए थे। और अब तो हम लोग टीकाकरण के काफी एडवांस स्टेज में है, मिशन इंद्रधनुष 50। तो एकदम आपने बीमारी को बिल्कुल अद्यतन रूपों में देख लिया है। ठीक है कि नहीं? तब तक की हो सकता है
अब तो अक्टूबर भी आ गया, तो अब कोई बहुत महत्वाकांक्षी सरकार की योजनाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजनाएं चल रही है आयुष्मान भारत। भारत सरकार स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी योजना चला रही है आयुष्मान भारत, और उसमें अभी थोड़ा सा चेंज किया है। और वो चेंज क्या किया है कि जो 70 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, किसी भी आयु वर्ग का है, उसको भी उसमें क्या किया है, कवरेज किया। तो नोट में लिख दो, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, भारत योजना विश्व की विश्व की विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी जन आरोग्य की योजना है। जन आरोग्य की योजना है जिसमें 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 आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कवरेज लगभग 12 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य कवरेज और हॉस्पिटल में दाखिला इत्यादि पर बल दिया जाता है। हाल के वर्षों में या हाल के महीनों में आयुष्मान भारत योजना में अपने 5 वर्ष पूरे हो जाने के उपरांत 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी आय वर्ग के व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी आय वर्ग के व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया गया है। एक और लिख देना, आयुष्मान दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बस। तो आयुष्मान भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी इन सब बिंदुओं को आपने देखा, चूंकि हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत इसीलिए की कि हम लोग का जो गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, सरकारी अस्पताल की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, कई जगह सरकार भी इस बात को स्वीकारती है, तभी ना सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत कार्ड दिया और कहा कि आप किसी भी अपने सुविधा के अनुसार बेहतर हॉस्पिटल में जाकर अपने जो रोग हैं तो उसका इलाज करा सकते हैं। इसका उद्देश्य यही था कि गरीब व्यक्ति को भी कम कीमत में और बेहतर हॉस्पिटलाइजेशन मिल सके, और इसके कारण आज निश्चित रूप से 12 करोड़ परिवार, लगभग 55 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे पहला राज्य है जो आयुष्मान भारत या आयुष्मान कार्ड में सबसे आगे चल रहा है। तो इन सब बिंदुओं को हमने आपके समक्ष रखा। तो कुल मिलाकर जितनी भी प्रासंगिक तथ्य और अवधारणा है बीमारी से संबंधित, उसको हमने आपके तक पहुंचाई विगत 2-3 कक्षा में, और आपको बताया भी कि यदि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो 2 अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, एक न्यूट्रिशन और दूसरा डिजीज। तो हमने न्यूट्रिशन को भी कंप्लीट देखा, न्यूट्रिशन को 3 भागों में देखा, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस और डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरे 3-4 कक्षा में संपूर्णता से देखी। आप लोग का तो छूट गया होगा, ठीक है कि नहीं? तो देखते हैं कि कोई लड़का यदि
तैयार किया है तो उसका पीडीएफ भेजवा दूंगा, ठीक है कि नहीं। कल आपको भी, चंदन जी को भी मैंने जो नोट्स है उसको भेजा है, हाँ, क्योंकि वो एक तो क्रैश कोर्स, उस क्रैश कोर्स में भी आप अल्ट्रा क्रैश क्रैश कर दिए, 20 दिन गायब हो गए, नहीं 15 से 25 तक, 15 से 5 तक, तो 20 दिन काफी लंबी कक्षा, बहुत सारी बातें बताया हूँ इस बीच में। और मुझे उम्मीद है कि जो लगातार उस, हालांकि आप जाएंगे तो यूट्यूब लाइव पर उसके प्लेलिस्ट में भी हमने उसको खोल दिया है, और वो सबके लिए, तो आप उसको देख करके और एक एक दो दो वीडियो एक्स्ट्रा टाइम दे करके कम से कम जो 60 चैप्टर जहां से 110 क्वेश्चन तक आते हैं, उस 110 क्वेश्चन की मास्टरी हो जाए तो ऐसे ही पास कर जाएगा। क्योंकि 90 से 92 95 नंबर, चूंकि इस बार सीट अधिक है तो 20,000 से कम रिजल्ट तो देगा नहीं, तो 2-3 नंबर ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, ठीक है कि नहीं, 2-3 नंबर ऊपर नीचे रहेगा। क्योंकि कई छात्र ऐसे भी हैं जो सफल छात्र हैं, विभिन्न सेवाओं में नौकरी कर रहे हैं, बीपीएससी का और एसडीएम और डिप्टी एसपी की बहाली को देख करके फॉर्म भर रहे हैं। उनके लिए मेंस के, मेंस पास करना बहुत कठिन नहीं है, उनके लिए पीटी पास करना एक चुनौती है, क्योंकि पीटी तथ्यों का परीक्षण करता है, और जो जितना अच्छा तथ्य को कलेक्ट कर लेता है। अब मान लिया आप पूरा डिजीज पढ़ लिए और आयुष्मान भारत दिवस पूछ दिया और आपको पता नहीं है, आप टिक किस पे लगाइएगा? 7 अप्रैल पे लगाइएगा। पूछिए क्यों लगाइएगा? स्वास्थ्य दिवस है नहीं, लेकिन वो है कब? 30 अप्रैल को। तो आप पूरा कितना ही क्यों ना पढ़ लिए, तथ्य तो तथ्य होते हैं, तथ्य का कलेक्शन, रेलिवेंट तथ्यों का कलेक्शन नहीं किया, या पूछ देगा आयुष्मान भारत का कौन सा चरण चल रहा है, तो 5वां चरण, ठीक है कि नहीं, जो अक्टूबर 2023 से शुरू किए गए, ये 5वां चरण के क्रम में ही आपको कई तरह के सुधार किए हैं। उसी सुधार के क्रम में एक सुधार यह भी है कि 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी को हमने आयुष्मान कवरेज देने का फैसला किया। तो ये चूंकि पीआईबी न्यूज भी है, और मैं कहता भी हूं कि करंट में पीआईबी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आज हम कोई नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, अगले दिन हम नए चैप्टर से आपको फिर आगाज करेंगे। तो जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो अन्य बातें या बूस्टर फैक्ट हम लोग देखते हैं, तो बूस्टर फैक्ट लिखें। आज का बूस्टर फैक्ट है, सबसे पहला बूस्टर फैक्ट, बंगाल का आतंक। पहले एनसीईआरटी फैक्ट को देख लें। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। जैव विविधता शब्द, जैव विविधता शब्द, जैव विविधता शब्द किसने दिया था बताइए? हाँ, कोशिश कीजिए। एडवर्ड विलियमसन। तो लिखेंगे जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन के द्वारा, एडवर्ड विल्सन के द्वारा दिया गया, एडवर्ड विल्सन के द्वारा दिया गया। कल भी आप लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण यूट्यूब लाइव में भी बता रहे थे, वो भी आपके कक्षा का हिस्सा ही है। 60 क्वेश्चन में हम बिहार विशेष और बिहार की जलवायु और बायोलॉजी में न्यूट्रिशन से जुड़े हुए अध्याय और कुछ ब्लड कार्पोस्किल से जुड़े हुए अध्याय को आप तक पहुंचा रहे थे। और इसी क्रम में हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था, और हमने उसी क्रम में बताया था कि कोई लुप्त प्राय जीव हो तो उसको हम लोग किस में रखते हैं और किस रंग से उसको निरूपित करते हैं। IUCN, और लाल सूची में रखते हैं उसको, काली नहीं लिख दीजिएगा, तो लिखेंगे IUCN के द्वारा, IUCN के द्वारा
लुप्त प्राय जातियों को, लुप्त प्राय जातियों को, लुप्त प्राय जातियों को लाल सूची में रखा जाता है, लाल सूची में रखा जाता है, लाल सूची में रखा जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध, इसी कड़ी में रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक का संबंध, रेड डाटा बुक का संबंध, रेड डाटा बुक का संबंध लुप्त प्राय जीव जंतु पेड़ पौधे से ही। ठीक है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट, आपको यह जानना चाहिए कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ है, और उसको हम कहाँ, नहीं, भारत में तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा का क्षेत्र है, इसको हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं, वो तो है ही अभी विश्व में, अमेजन के क्षेत्र में, गुड, और उसी को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। तो ये भी आपके बूस्टर फैक्ट में संभावित तथ्यों को ही रखा जाता है, तो लिखेंगे पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वन क्षेत्र है, अमेजन वन क्षेत्र है, जहां अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है, अधिक तापमान अधिक वर्षा होती है। इसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र भी कहते हैं, वर्षा वन क्षेत्र भी कहते हैं, इसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ के वन को सिलवास के नाम से जाना जाता है, यहाँ के वन को सिलवास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? चंदन जी आप बताइए, आपको कुछ कुछ बेहतर आइडिया भी है। इंडिया में कहां पे 16 फॉरेस्ट पाया जाता है? कोई, तुम नीतीश जी नहीं बता, 16 फॉरेस्ट बैठ के बताइए, कोई बात नहीं, ये इनफॉर्मल का। हाँ बोलिए, 16 फॉरेस्ट एकदम जानते होंगे, तुम बताओ नीतीश कुमार। केरल, साइलेंट वैली भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता के क्षेत्रों में हॉट स्पॉट में साइलेंट वैली भी है। और 16 फॉरेस्ट, जैसे सिलवास वन क्षेत्र है उसी तरह से 16 वन क्षेत्र है। तो 16 वन क्षेत्र कहाँ है? केरल में। 16 लिखिएगा, वहीं लिख दीजिए। भारत में 16 वन क्षेत्र, वो भी एनसीईआरटी फैक्ट है। 16 वन क्षेत्र, वन क्षेत्र, पश्चिमी घाट साइलेंट वैली केरल है, पश्चिमी घाट साइलेंट वैली केरल है, साइलेंट वैली केरल है, केरल है। जहां जैव विविधता अधिक होती है उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। जहां जैव विविधता अधिक होती है वहां हॉट स्पॉट कहा जाता है। जहां जैव विविधता अधिक होती है वहां 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 जैव विविधता अधिक होती है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में 4 क्षेत्र,
भारत में 4 क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और अंडमान निकोबार या सूडालैंड का क्षेत्र, अंडमान निकोबार या सूडालैंड का क्षेत्र, सूडालैंड का क्षेत्र, सूडालैंड का क्षेत्र क्या है? सूडालैंड नहीं, हाँ हाँ, हॉट स्पॉट। अभी हम किसी दूसरे जगह नहीं है, हम अभी स्ट्रिक्टली बायोलॉजी और पर्यावरण के इर्द गिर्द की कक्षा में। नेक्स्ट, इकोसिस्टम में तत्व के चक्रण को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं, जैव भू रसायन क्षेत्र कहते हैं, जैव भू रसायन क्षेत्र कहते हैं, जैव भू रसायन क्षेत्र कहते हैं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं बता दूं, लिखवाऊंगा नहीं। हमारी जो जैव विविधता में ह्रास देखी जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन नहीं कर देना, उसका सबसे बड़ा कारण है आवास, ये क्षति। आवासीय जो जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, देखते हो तुम्हारे घर के आसपास बंदर रहता है। आपने उसके, हम लोग को पता है कि देखा हुआ है कि राज मैदान में पहले आपको आवास नहीं था, एक यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग था और पूरा आपका आम का ही जो है सो पूरा दिखता थी। लेकिन अब देखिए वहाँ सब बिल्डिंग बन गया। ये क्या है? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये क्या है? फिजिक्स डिपार्टमेंट, ये क्या है? बायोलॉजी डिपार्टमेंट। इतने बिल्डिंग बन गए कि उसका आवास क्या हो गया? खत्म हो गया। और जैसे ही उसके आवास में इंटरफेरेंस किया, वो आपके आवास में आ गया और मानव और उसके जंतु के साथ संघर्ष शुरू हो गया। तो बेसिक कारण वही है कि आपने अपना एक्सटेंशन कर लिया भौतिकवादी विकास के नाम पर, और एक्सटेंशन के कारण उसके आवास को आपने ध्यान नहीं रखा और जिसके कारण संघर्ष होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो एक दिन बताए भी थे इन सीटू और एक्स सीटू, ठीक है कि नहीं? तो इन सीटू का कंजर्वेशन कहाँ होता है कि जो जहाँ के लिए स्थानिक महत्ता है, जैसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य हम इन सीटू में करेंगे, लेकिन जर्म प्लाज में एक्स सीटू हुआ, क्योंकि कोई यदि लुप्त हो रहा है तो उसको हम कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है कि? तो जर्म प्लाज्म या स्पर्म प्लाज्म वगैरह, स्पर्म बैंक वगैरह सब एक्स2 कंजर्वेशन में आ जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय अभ्यारण्य वगैरह किस में आ जाएगा? अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही मैंने पूरे राष्ट्रीय अभ्यारण्य की पूरी कक्षा दी है कि भारत में 106 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, कैसे एस्टेब्लिश होता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, किस राज्य में सबसे अधिक है, एक एक चीज मैंने बताया है। इसी क्रम में बताया कि 11 के करीब में मध्य प्रदेश में है और सबसे बड़ा में हेमिस है और सबसे छोटा में साउथ बटन है। ये सब नेशनल सेंचुरी की मैंने बात की। और फिर मेरे द्वारा यह भी बताया गया कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो 573 है आज की तारीख में। पुरानी पुस्तकों में देखेंगे तो 546 है, अभी 573 है। 3.76 इंडिया का 3.76 एरिया जो है वो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सभी परिचर्चा मैंने वन्य जीव अधिनियम 1972 के आलोक में ही की। और ये भी याद रखेंगे कि ये 1972 भी तभी आया जब हमने फर्स्ट इन्वायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में, वहाँ जब हमने किया, उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, उसी आलोक में किया। यह भी याद रखेंगे कि जल प्रदूषण 1974 और वायु प्रदूषण 1981 और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंटीग्रेटेड 1986 में आया। तो ये सब की चर्चा मैं उस कक्षा में संपूर्णता से किया था। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि वन्य जीव संरक्षण के जो 4 आयाम हैं, उस 4 आयाम में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि 18 हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, हमारा 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 106 हमारा लगभग नेशनल सेंचुरी है और कई सामुदायिक रिजर्व है। बिहार का एक सामुदायिक रिजर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गोगाबिल, कटिहार में। ठीक है कि नहीं?
तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करके रखिएगा। जो पूर्व में अब हर दिन तो इस तरह की कक्षा हो नहीं सकती है, अब जो हो गया उसको देख लेना है, लेकिन उसको याद करके रखना है। कमीशन का दृष्टिकोण आपके इन्वायरमेंट से ही जुड़ा हुआ होता है। तो इन्वायरमेंटल साइंस पे अच्छा खासा, अब यहाँ तो थोड़ा सा कम भी है बिहार में, आपको यूपीएससी वगैरह में इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ 20 क्वेश्चन होता है। उन्हें पीटी कंप्लीट करने के लिए 50 नंबर लाना है, जीएस 50 क्वेश्चन लाना है। अब 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर से, ठीक है कि नहीं। अब वो यदि सॉल्व हो जाता है, जो होता नहीं है, यदि हो जाता है तो पीटी बहुत आसान हो जाती है यूपीएससी की, ठीक है, क्योंकि सीसेट तो आपको पास मार्क है, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर आगे चलेंगे, अन्य बातों में है। कौन सा था लास्ट बातें? इकोसिस्टम। एक और लिखेंगे, अति महत्वपूर्ण है कि एक खाद्य श्रृंखला में माने फूड चेन में, कौन बताएंगे? आप ही लोग बताइए, ये तो मॉनिटरिंग कक्षा भी है। सबसे ज्यादा क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर है कि टॉप कंज्यूमर है कि प्रोड्यूसर है? यदि ये क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी फैक्ट है, इसका तुम लोग बहुत मारते। उत्पादक है, सबसे ज्यादा उत्पादक है। तो लिखेंगे फूड चेन में सबसे अधिक, सब प्राइमरी वाला देखते हैं, यहीं से प्राइमरी शुरू है। हाँ लिख देंगे, खाद्य चेन में मतलब फूड चेन में सबसे अधिक संख्या में उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है। एक और लिख देंगे, पारिस्थितिकी अनुक्रम, इकोसिस्टम अनुक्रमण, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण क्या होता है? किसी भी परितंत्र के सुरक्षित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में, प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को, एस्टिमेटेड चेंज को, आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण कहते हैं। एक और याद रखिएगा कि कोई इकोसिस्टम में यदि निम्न पोषण स्तर है, और निम्न से जब हम हाई पोषण स्तर पे जाते हैं तो कितना प्रतिशत एनर्जी ट्रांसफर होता है? वेरी गुड। तो ये भी एनसीईआरटी फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछता भी है। 10% का जो सिद्धांत है तो लिखिएगा। इकोसिस्टम में प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में 10% ही